हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ कंजंक्शन। क्या पढ़ेंगे आज हम? सम कंजंक्शन, कुछ संयोजक। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इनको शुरू करने से पहले कंजंक्शन का मतलब समझ लो कि क्या होता है। कंजंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक, और इसका मतलब क्या होता है? कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ते हैं, कंजंक्शन दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, कंजंक्शन का क्या काम होता है? ओनली जोड़ने का काम होता है। ठीक है, इस यहाँ के सेंटेंस को और यहाँ के सेंटेंस को, अगर एक सेंटेंस यहाँ होगा एक सेंटेंस यहाँ होगा तो उनको जोड़ने का काम कौन करते हैं? उनको जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कुछ कंजंक्शन। देखो फर्स्ट क्या है हमारी? फर्स्ट है हमारी ऑल्दो vs दो, ऑल्दो और दो। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ रहे हैं ऑल्दो और दो। हम प्रीपोजिशन को हम हिंदी में लेके नहीं पढ़ सकते, पर हम इनको हिंदी में लेके पढ़ सकते हैं। हिंदी में लेके हम इनको पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, ये वफादार टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो इसको हम हिंदी में क्या लेके चलते हैं? ऑल्दो और दो को मगर, भले ही, हालांकि, इनको लेके चलते हैं ना। ऑल्दो और दो को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मगर, भले ही, हालांकि। अगर हिंदी में ये हो तो इंग्लिश में हम ऑल्दो या दो लगा देंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको सुनने से आपका थोड़ा सा, जिसको कंजंक्शन से डर लगता है ना, उसका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। देखो अब देखो, इसको मैंने भी क्या कहा, हिंदी में क्या कहते हैं? हम इन्हें हिंदी में कहते हैं भले ही, मगर, हालांकि। ये तीन हम हिंदी में कहते हैं। किसी ने इनको जिसने भी बनाया था उसने सोचा कि मगर, भले ही, हालांकि को हम इंग्लिश में कह देंगे दो, ऑल्दो। उसने हर जगह जब मगर, भले ही, हालांकि इनमें से कोई भी शब्द आया, दो या ऑल्दो को उठाकर लगाया। ठीक है, फिर उसने जहां जहां लगाया उसने कुछ सोचा। ठीक है, अब देखो एक और कंजंक्शन है अनलेस। अनलेस को हम हिंदी में कहते हैं जब तक। ठीक है, किसी ने भी सोचा कि जब तक को हम इंग्लिश में क्या कह देंगे? अनलेस कह देंगे। अगर हिंदी में जब तक हो तो इंग्लिश में हम क्या लगा देंगे? इंग्लिश में हम अनलेस लगा देंगे। ऐसे ही उसने हमेशा यूज किया, लोगों ने भी यूज किया, जहां जहां जब तक आया अनलेस का यूज किया। ठीक है, अब देखो फिर उन्होंने सोचा कि जहां जहां ये जब तक का यूज आ रहा है वहां मतलब कोई अलग ही बात निकल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, तुम फेल हो जाओगे। ये देखना कि तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम नहीं पढ़ोगे। तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल कब होगे? जब तक तुम नहीं पढ़ोगे। तुम फेल हो जाओगे, अब वे फेल हो जाएंगे कि जब तक वे नहीं पढ़ेंगे। तो जब तक का यूज उन लोगों ने जब भी किया तो उनका ये सेंस निकला कि इसको हम वहां यूज हो रहा है इसका, कि जब कोई काम नहीं हो रहा होगा उसमें हम जब तक का यूज कर रहे हैं। जैसे कि मतलब आप फेल हो जाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे, तो जब तक वो काम नहीं हुआ होगा, जब कोई काम नहीं हुआ होगा ना, बस कह रहे होंगे उसके बारे में, जब तक का यूज करते हैं। तो उन्होंने जब तक को तो इंग्लिश में अनलेस कह दिया, फिर उन्होंने इसी अनलेस का एक क्या बना दिया? इस्तेमाल, यूज भी बना दिया कि कोई काम नहीं हो रहा होगा जब हम अनलेस का यूज करते हैं। अगर आपको यूज समझ में ना आ रहा है तो आप बेशक मत समझो, आप इनको हिंदी में पढ़ लो। मगर, भले ही, हालांकि है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? दो, ऑल्दो लगा दो, बस इतना ही है। पर कुछ रूल्स होते हैं। देखो मगर, भले ही, हालांकि अगर आपको हिंदी में दिखे तो आप इंग्लिश में उठाकर दो, ऑल्दो लगा दोगे। ठीक है, पर कुछ मतलब रूल्स होते हैं कि दो कब लगेगा, ऑल्दो कब लगेगा, मतलब कहाँ लगेगा, किस जगह पर लगेगा, फॉर्मल में लगेगा, इनफॉर्मल में लगेगा, तो ये समझ लो। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। ऑल्दो vs दो, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये भी समझेंगे। देखो मगर, भले ही, हालांकि का सेंस आता है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्या है? टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और कंट्रास्टिंग सिचुएशन। फैक्ट क्या होता है? कंट्रास्टिंग सिचुएशन क्या होती है? देखो यहाँ देखो, ये रहा फैक्ट। फैक्ट मतलब तथ्य, सत्य, सच्ची बात। ट्रुथ मतलब अगर हमारी कोई सत्य है या कोई सच्ची बात है, कोई मैटर है, कोई मामला है या कोई तथ्य है, मतलब कोई भी सच्ची बात है, सत्य बात है, उसको हम फैक्ट कहते हैं।
इंग्लिश में, ठीक है। तो जब भी कोई सच्ची बात हो या कोई भी तथ्य हो तो तब आप क्या लगा दोगे, दो या ऑल्दो लगा दोगे। एग्जाम्पल से समझाऊंगी क्योंकि इनके लिए एग्जाम्पल जरूरी होते हैं, ठीक है। एडवर्ब वर्ब आप समझते हो ना सारी चीजें, एग्जाम्पल से समझा करो, ठीक है। अब कंट्रास्टिंग सिचुएशन क्या होती है, कुछ अपोजिट सिचुएशन जो दोनों सिचुएशंस होंगी जहां भी दो या ऑल्दो लगा होगा तो सिचुएशंस होंगी वो अपोजिट होंगी, अलग होंगी सिचुएशन, ठीक है। या तो कोई सच्ची बात होगी और क्या होंगी, जो सिचुएशंस होंगी वो अपोजिट होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ ली। अब देखो ये हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे थोड़ी देर में, एक बार नोट देख लो। ऑल दो का यूज हम इनफॉर्मल करेंगे, दो का यूज हम फॉर्मल करेंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, देखो फॉर्मल तो एक अच्छे तरीके से मतलब मैनर्स में बात करते हैं, जैसे कि हम ऑफिस में बात करते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं, सर मैडम से बात करते हैं, एल्डर से, अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो सबको पता है हम फॉर्मली बात करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। अब इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने भाई बहन से बात कर रहे हो, हम सिंपल बातें करते हैं ऐसे ही, हाँ तू मैं, ये सिंपल बातें करते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल वही होता है जब हम अनौपचारिक, इनफॉर्मल क्या होता है अनौपचारिक, फॉर्मल मतलब कि औपचारिक, मतलब एक औपचारिक तरीके से अच्छे तरीके से बात करें, और एक अनौपचारिक मतलब औपचारिक तरीके से बात ना करें, अनौपचारिक, ठीक है। तो यही होता है इनफॉर्मल फॉर्मल ज्यादातर अब यूज होगा क्योंकि हर जगह यूज होता है कि इसका यूज हम इनफॉर्मल करेंगे, इसका फॉर्मल करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मल मतलब हाँ अच्छे से मैनर्स में बड़ों से बात करते हैं, इनफॉर्मल मतलब कि अपने भाई बहनों से, दोस्तों से ऐसी मैं तू आप में बात करते हैं। तो वही होता है ये दोनों, ठीक है। अब हम ऑल दो का यूज कहाँ करेंगे, इसका मोस्टली ज्यादातर यूज हम इसका कहाँ होता है, पहले होता है, और इसका कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है। ऑल दो का यूज हम ज्यादातर पहले करते हैं और बीच में करते हैं, पर ध्यान रखना ऑल दो का यूज लास्ट में नहीं होगा, पहले हो सकता है, बीच में हो सकता है। पर जो दो है उसका यूज हम पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। फिर से सुनो, जो ऑल दो होता है उसका यूज हम इनफॉर्मल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ दो था, ओनली फॉर्मूला आया, फॉर्मल छोटा शब्द था, इनफॉर्मल बड़ा हो गया, इन आ गया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कुछ सेंस बन रहा है। दो पे दो अक्षर जुड़ गए, क्या बन गया, ऑल दो। फॉर्मल में दो अक्षर जुड़ गए, क्या बन गया, इनफॉर्मल। तो ऑल दो में कौन सा आता है, इनफॉर्मल आता है, आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ठीक है। दो में सिंपल है तो फॉर्मल, ठीक है। ऑल दो का यूज हम कहाँ करेंगे, या तो बीच में करेंगे या कहाँ करेंगे, हाँ बीच में करेंगे, पहले करेंगे। और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, पहले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखो दो, ये क्या है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना उस पर ध्यान दो। क्या ये 1 2 3 4 जो 1 2 3 2 होता है ना, वो दो है, ये थो नहीं होता। हम कह देते हैं इसको ऑल थो नहीं, दिस इज नॉट थो, दिस इज दो। Though my father was angry, he is still managed to smile. दो मतलब हालांकि या भले ही, हालांकि लेके चलते हैं। हालांकि मेरे पापा जी जो थे वो क्या थे, गुस्से में थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, स्माइल किया। हालांकि मेरे पापा क्या थे, गुस्से में थे। दो का यूज हम बीच में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरे पापा गुस्से में थे, अब देखो हालांकि शब्द है, हम कह देते हैं कि हालांकि मेरे पापा गुस्से में थे फिर भी उन्होंने स्माइल किया, तो हम कह देते हैं ऐसी बातें। तो हमने हालांकि का यूज किया तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, हम इंग्लिश में लगा देंगे दो, ठीक है। अब यहाँ जो दोनों सिचुएशंस थी, दोनों सिचुएशंस अलग अलग थी। पापा का गुस्सा होना फिर भी स्माइल करना, गुस्सा स्माइल दो अपोजिट सिचुएशंस थी। हालांकि मेरे पापा गुस्से थे, उसने एक सच्ची बात बताई है, हमें लग रहा है इसके सेंस से लग रहा है कि उसने तथ्य मतलब कि एक सच्ची बात, सत्य बात बताई है कि हालांकि मेरे पापा गुस्से थे फिर भी उन्होंने स्माइल किया। तो हालांकि का हम यूज मतलब दो का हम यूज वहां करेंगे, दो और ऑल दो का, जब कोई हम सत्य बात मतलब सच्ची बात बता रहे हो, ठीक है। हालांकि मेरे पापा गुस्से में थे, ठीक है। अब देखो, अब मैं जैसे कहा कि हम कह देते हैं अपनी डेली लाइफ में कह देते हैं कि तुम फेल हो गए, हम कह देते हैं कि अपने दोस्तों से हम कहने देते हैं कि तुम फेल हो गए, हालांकि तुमने बहुत पढ़ा था। तो हालांकि आ गया तो दो का यूज करो या ऑल दो का यूज करो। किसका यूज करेंगे, ऑल दो का यूज करेंगे अगर हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों को से बात करते हैं तो हम इनफॉर्मल करते हैं, मतलब इनफॉर्मल में हम ऑल दो का यूज करते हैं। ओके, समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल है, ऑल दो आई डोंट यूजुअली ड्रिंक कॉफी, आई ड्रैंक 2 cups। हालांकि जो आई डोंट यूजुअली
ड्रिंक कॉफ़ी, हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी, मतलब हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, फिर भी मैंने इसने क्या किया, मैंने 2 कप पी, मैंने 2 कप पी, ठीक है। हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी, मैंने 2 कप पी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 कप पी, हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी। देखो यहाँ ऑल दो नहीं होता तो ये सेंटेंस जुड़ते नहीं, क्योंकि हम इनका कंजंक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ ये जुड़ रहा है, मैंने 2 कप चाय पी, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती, मैं चाय में कॉफ़ी थी, ठीक है, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी। अब मैंने कहा कि मैंने 2 कप कॉफ़ी पी, हालांकि मैं चाय नहीं पी सकती थी, भाई रेज होगा चाय से, नहीं पी सकती होगी, फिर भी उसने क्या किया, 2 कप चाय पी। तो हम ऑल दो का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, वो पहले भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। 2 का यूज़ हम पहले भी कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं और लास्ट में कर सकते हैं, पर ऑल दो का हम लास्ट में नहीं कर सकते, ध्यान रखना दोस्तों मेरी बात। थर्ड एग्जाम्पल है, आई लव पिज्जा ऑल्दो इट गिव्स मी हार्टबर्न, मतलब कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है, मतलब मैं पिज्जे से प्यार करता हूँ, पिज्ज़ा खाना उसे बहुत अच्छा लगता होगा मुझे ही, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। आई लव पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, हालांकि मुझे इससे जलन होती है। इट गिव्स मी हार्टबर्न, कहते हैं कि हालांकि मुझे इससे जलन होती है, या हालांकि मैं इसके नहीं खा सकता, मुझे होता होगा भाई शरीर में कुछ, मतलब परहेज होगा मुझसे, मतलब क्या है कि हालांकि मुझे इससे जलन होती है, मैं मतलब पिज़्ज़ा पसंद करता हूँ, मैं पिज़्ज़ा पसंद करती हूँ, हालांकि मुझे इससे जलन होती है जब भी मैं पिज़्ज़ा पसंद करती हूँ, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सारी जगह सच्ची बात बता रहे थे, ठीक है। हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी, हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी, वो सच्ची बात बता रहे हैं ना। या हालांकि ऑल दो लग गया, 2 लग गया, तो इसके साथ जो सेंटेंस जुड़ रहा है उससे हमें सच्ची बात का पता चल रहा है कि हालांकि मेरे पापा गुस्से में थे, ठीक है। समझ में, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 कंजंक्शन ऑल दो एंड दो पढ़ ली हैं और हमने ये डिफरेंस भी समझ लिया है कि ऑल दो का यूज हम इनफॉर्मल करते हैं और 2 का यूज हम फॉर्मल करते हैं, ठीक है। तो यही इसमें और कुछ नहीं था, यही डिफरेंस था कि इसका तो इनफॉर्मल करेंगे और इसका फॉर्मल करेंगे, ठीक है। हमने 2 कंजंक्शन पढ़ ली है और अब हम आगे की कंजंक्शन पढ़ेंगे। इवन दो क्या होता है, देखो ये बिल्कुल 2 ऑल दो की तरह है, इसको भी हम हिंदी में हालांकि, भले ही, हम मगर कहते हैं, पर इसमें क्या है कि 2 और ऑल दो में ऑल दो से ज्यादा इसमें एम्फसाइज किया जाता है, मतलब जोर दिया जाता है। जब 2 अपोजिट बातों पर मतलब ज्यादा जोर दिया जाए ना, 2 और ऑल दो के कंपैरिजन में इवन दो का मतलब क्या होता है कि जब ज्यादा जोर दिया जाए, एम्फसाइज मतलब जोर दिया जाए, तब हम यूज करेंगे इवन दो का। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, यह बहुत ताकतवर होता है, मतलब बहुत जोर दिया जाता है। देन ऑल दो और 2 और ऑल दो से ज्यादा वो होता है, मोर स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इवन दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर था। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, फिर भी वह कहाँ रहता था, छोटे घर में रहता था। अब मैंने इवन दो लगा दिया है और मैंने इवन दो का भी मतलब पढ़ा है कि इवन दो का यूज जब करते, जब किसी मतलब जहाँ भी जिस सेंटेंस के साथ ये लगा है उस बात पर ज्यादा जोर दे रहे होंगे, तो इवन दो लगा है मतलब इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे कि हालांकि मैं अमीर था, हालांकि मैं अमीर था फिर भी मैं छोटे हाउस में गया, मतलब छोटे घर में गया, ठीक है। यहाँ मतलब लेकिन यहाँ क्या लग सकता है, बट लग सकता है, पर आप बट यहाँ नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि इवन दो ही हमारी पूरी बात को क्लियर कर देता है, इसमें इनकी बट को लगाने की जरूरत हमारी नहीं है, क्योंकि इवन दो ही पूरी बात को अच्छे से समझा देता है। इवन दो लगा दोगे तो बहुत रहेगा, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, ही वांट टू गो आउट, मतलब वह बाहर जाना चाहता था, हालांकि इट्स रेनिंग, मतलब कि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी, मतलब कि एक वो हो गया ना, एक सच्ची बात हो गई कि हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वह कहाँ जाना चाहता था, बाहर जाना चाहता था। बारिश हो रही थी फिर भी बाहर जाना चाहता था, तो अपोजिट बात हो गई ना कि भाई बारिश हो रही थी फिर भी बाहर जाना चाहता है, तो ये तो अपोजिट बात हो गई। और हालांकि बारिश हो रही थी, सच्ची बात है ये एक, ठीक है। तो इवन दो का हम यहाँ इस बात पर इंफसाइज कर रहे हैं कि हालांकि बारिश हो रही थी, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड एग्जाम्पल है, इवन दो शी स्पोक वेरी क्वाइंटली ही अंडरस्टूड
ही अंडरस्टूड एवरी वर्ड्स क्वाइंटली मतलब शांति से, हालांकि वह बहुत शांति से बोलती थी, बहुत ज़्यादा शांति से बोलती थी, पर वह मतलब उसके सभी वर्ड्स को समझ सकता था, ठीक है, समझ लेता था। इवन दो हमें इस बात पर ज़्यादा इम्फोसाइज करें, देखो दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, अपोजिट सिचुएशन है कि भाई वो बहुत आराम से बोलती थी, मतलब बहुत शांति से बोलती थी, फिर भी वो उसकी बात को समझ जाता था, तो दोनों बातें अपोजिट हैं। और क्या कह रहे हैं कि हालांकि वह वो शांत बोलती थी, मतलब इस इवन दो के लगने से हमें इस सेंटेंस में ऐसा सेंस बन रहा है, ऐसी बात से पता चल रहा है दिमाग से कि जो बात है वो सच्ची है, सत्य है, एक तथ्य जो है वो सच्चे मतलब सत्य है, सच्ची बात कह रहे हैं, ठीक है। इवन दो, ऑल दो, ये तीन हमने पढ़ ली हैं और अब हम पढ़ेंगे आगे की कंजंक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड कंजंक्शन। थर्ड है क्या है हमारी, सो वीएस देयरफॉर, मतलब कि सो पढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे देयरफॉर। देखो सो और देयरफॉर दोनों को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसलिए कहते हैं। वीएस लगाया है मतलब कोई डिफरेंस होगा, भाई डिफरेंस है। सो का यूज हम इनफॉर्मल करते हैं और देयरफॉर का यूज हम फॉर्मल करते हैं। और इसमें एक और डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि इसका तो इंडिपेंडेंट क्लोज के लिए होता है, किसके लिए होता है, इंडिपेंडेंट, रीजन नहीं, इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज, ओके। इसका होता है डिपेंडेंट क्लोज के लिए, अभी मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। वैसे मैं डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज के बारे में आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंस बिटवीन क्लोजेस एंड फ्रेजेस। इसकी वीडियो के अंदर इन दोनों के बारे में अच्छे से मैंने बता रखा है, क्योंकि ये क्लोजेस के पार्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोजेस, डिपेंडेंट क्लोजेस। इंडिपेंडेंट क्लोजेस वे क्लोजेस होते हैं जो आज़ाद होते हैं, जो अपने सेंटेंस में आज़ाद होते हैं, जिन्हें दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से अपने आप में आज़ाद है, इसको इस सेंटेंस की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट यहाँ आज़ाद है, पर डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पूरा होने के लिए, अपना अर्थ पूरा प्रकट करने के लिए इस सेंटेंस की जरूरत है, तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लोजेस। सो का यूज हम इनफॉर्मल करते हैं, मतलब कि अपने भाई बहन दोस्तों के साथ कर सकते हैं, और देयरफॉर का यूज हम फॉर्मल करते हैं, ठीक है। अब नाम ही बड़ा है तो यूज भी बड़ों के साथ ही करेंगे ना, और नाम इतना छोटा है तो यूज भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ नाम छोटा है तो अक्षर में ज़्यादा अक्षर है, मतलब बड़ा है, यहाँ बड़ा है तो छोटे ये हैं, फॉर्मल, ठीक है। देखो रीज़न बताने के लिए करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, टू शो रीजन बताने के लिए करते हैं, इसलिए। सो वीएस देयरफॉर, इसलिए। अगर हिंदी में इसलिए आए तो हम इंग्लिश में लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम इंग्लिश में, इसलिए अगर हिंदी में इसलिए हो तो हम इंग्लिश में सो या देयरफॉर लगा सकते हैं। पर सो या देयरफॉर कब लगाएंगे, जब हम सो का यूज हम जब करेंगे इनफॉर्मल में, देयरफॉर का यूज करेंगे फॉर्मल में, सो का यूज करेंगे इंडिपेंडेंट में, देयरफॉर का यूज करेंगे डिपेंडेंट में, और दोनों का यूज हम रीजन बताने के लिए करते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, सो इसलिए शी इज लाइक्ड बाय अदर, सबके द्वारा वह पसंद की जाती है। तो वह बुद्धिमान है, वह सबके द्वारा पसंद की जाती है, सो को हटा दो, तो दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, अलग अलग थे कि वह बुद्धिमान है और वह सबके द्वारा पसंद की जाती है। पर अगर मैं कहूँ कि वह बुद्धिमान है इसलिए वह सबके द्वारा पसंद की जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सो इसलिए था, तो इंग्लिश में हमने क्या लगा दिया, इंग्लिश में हमने लगा दिया सो का यूज कर दिया है, क्योंकि हिंदी में हमारा इसलिए का सेंस आया था। देखो वह बुद्धिमान है, हम यहाँ इनफॉर्मल तरीके से इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इतनी बात कहूँ कि वह बुद्धिमान है तो हमारी पूरी बात आराम से समझ में आ रही है हमें, वह बुद्धिमान है, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब हम कहें कि भाई वो सब उसको पसंद करते हैं, हम कहते हैं ना कि सब उसको पसंद करते हैं, तो ये भी सेंटेंस अपने आप में पूरा है, और वह बुद्धिमान है ये भी सेंटेंस अपने आप में पूरा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट है, पूरा है अपने आप में, इसलिए हिंदी में इसलिए आया क्योंकि इसलिए सबके द्वारा पसंद की जाती है। तो इंग्लिश में हमने क्या लगा दिया, सो लगा दिया, और ये इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी बोल रहा है वो इनफॉर्मल तरीके से बोल रहा है, अपने भाई बहन के बारे में ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, everyone outside is carrying an umbrella therefore it must be raining। इसमें क्या है कि सबके द्वारा क्या लाया गया, छाता लाया गया, अम्ब्रेला लाया गया, इसलिए मतलब कि
क्या हो रही थी, इट मस्ट बी रेनिंग, रेनिंग हो रही थी, क्या हो रही थी, रेनिंग हो रही थी। मतलब इसमें क्या है कि इसलिए देखो एवरीवन आउटसाइड इज कैरिंग एन अम्ब्रेला देयरफॉर इट मस्ट बी रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए सबके द्वारा क्या लाया गया है, छाता लाया गया है। क्यों लाया गया, बारिश हो रही थी, तो टू शो रीजन, रीजन बताने के लिए करते हैं, क्यों लाया गया है, बारिश हो रही थी इसलिए लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर देयरफॉर का यूज किया है तो किस तरीके से किया है, फॉर्मल तरीके से किया है कि सभी के द्वारा, वो अम्ब्रेला मतलब बारिश हो रही थी इसलिए सभी के द्वारा छाता लाया गया है, मतलब कि सभी लोग क्या लाए हैं, छाता लाए हैं। तो इसमें फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और इसमें इनफॉर्मल तरीके से बात की है कि वह बुद्धिमान है इसलिए सबके द्वारा वह पसंद की जाती है। ठीक है, अब देखो कि सभी के द्वारा मतलब सभी छाता लाए थे, क्यों लाए थे, इसको जरूरत है क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी इसलिए सभी छाता लाए थे। तो यहाँ इस सेंटेंस को अगले वाले सेंटेंस की जरूरत है क्योंकि वो सब लोग छाता लेके आए थे, पर क्यों लेके आए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब हर रोज हम छाता लेके थोड़ी ना जाते हैं, छाता किसी कारण तो लाए होंगे, छाता इसलिए लाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए डिपेंडेंट है, इसको दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये, अभी इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, ये डिपेंड है दूसरे सेंटेंस पे, उस पे सेंटेंस पे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, जो जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, लॉन्ग थी, इसलिए आई एम रियली टायर्ड नाउ, इसलिए मैं बहुत थका हुआ था। ठीक है, मैं वास्तव में बहुत थकी हुई थी, क्यों, क्योंकि जो जर्नी थी वो बहुत लंबी चली गई थी, बहुत लंबी थी, जर्नी बहुत लंबी थी इसलिए मैं बहुत थकी हुई थी। तो इसमें इनफॉर्मल तरीके से बात करें, सिंपल तरीके से बात करें जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं, और एक हम फॉर्मल तरीके से बिल्कुल अच्छे से बात करें जैसे ऑफिस में या सर मैडम से, किसी से, अपने से बड़ों से। ठीक है, तो यहाँ क्या सिंपल तरीके से बात करें कि जर्नी बहुत लंबी चली गई थी इसलिए मैं वास्तव में क्या करी थी, थकी हुई थी, मैं वास्तव में थकी हुई थी। तो हमने किसका यूज किया, इसलिए का सेंस आया ना, तो हमने इंग्लिश में यूज किया है सो का। फोर्थ एग्जाम्पल है, माई कैट्स आर ऑल म्यूइंग इन द किचन देयरफॉर आई शुड प्रोबेबली फीड देम। इसमें क्या है कि जो मेरी बिल्ली थी, माई कैट्स, मेरी बिल्लियां जो थी वो म्याऊ 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 कर रही थी किचन के अंदर, इसलिए मुझे लगा आई शुड प्रोबेबली फीड देम, मुझे लगा कि उन्हें खाना देना चाहिए, उन्हें कुछ खिलाना चाहिए। ठीक है, जो मेरी बिल्लियां थी वो किचन के अंदर म्याऊ म्याऊ कर रही थी सभी बिल्लियां, तो मुझे लगा कि उन्हें खाना देना चाहिए। तो एक तो इसमें जो भी इस बात को कह रहा है वो तो फॉर्मल तरीके से कह रहा है। ठीक है, किस तरीके से कह रहा है, फॉर्मल तरीके से कह रहा है, और इसलिए का सेंस है तो हमने इंग्लिश में क्या लगा दिया, देयरफॉर लगा दिया। अब देखो मैं सारी बिल्लियां म्याऊ म्याऊ कर रही थी, क्यों कर रही थी, सभी बिल्लियां सभी म्याऊ म्याऊ कर रही थी, सारी बिल्लियां थी और सारी ही म्याऊ म्याऊ कर रही थी और किचन में कर रही थी। तो क्यों कर रही थी, मतलब कि या तो इस सेंटेंस को देखो या इस सेंटेंस को देखो कि मुझे उन सभी को खाना खिलाना चाहिए, किन सभी को, उन बिल्लियों को, मेरी बिल्लियों को खाना खिलाना चाहिए। क्यों खिलाना चाहिए, क्योंकि वो म्याऊ म्याऊ किचन के अंदर कर रही थी। तो क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है कि सो का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे जो सेंटेंस हो इंडिपेंडेंट हो, अपने आप में आज़ाद, उन्हें किसी चीज़ की, किसी और सेंटेंस की ज़रूरत ना हो। पर हम देयरफॉर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम मतलब डिपेंडेंट हो, कोई भी एक सेंटेंस है उसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत हो, जब हम करते हैं किसका यूज, देयरफॉर का यूज। हमने 3 पढ़ ली हैं और अब हम आगे की कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी फोर्थ कंजंक्शन है सो डैट। ये किससे मिलकर बनी है, सो डैट से। ठीक है, देखो सो डैट क्या होता है, सो डैट को हम हिंदी में कहते हैं तो की, किसको, तो की, मतलब कि ताकि के सेंस में। ठीक है, सो को हम तो के सेंस में भी यूज कर लेते हैं, इसलिए में भी करते हैं और तो में भी कर सकते हैं। ठीक है, डैट को हम की के सेंस में यूज करते हैं, तो की मतलब ताकि। ठीक है, तो सो डैट को हम हिंदी में कहते हैं ताकि। अगर हिंदी में ताकि हो तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, सो डैट लगा देंगे। इसमें कुछ नहीं, इसमें ओनली इतना है, अगर हिंदी में ताकि हो तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, सो डैट यूज करेंगे। जैसे कि ही वर्कड हार्ड, उसने कैसा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की, ताकि ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि वह कैसे अंक
प्राप्त कर सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो ताकि हिंदी में ताकि आया, इंग्लिश में हमने क्या लगा दिया, सो डैट कंजंक्शन लगा दिया, और ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। उसने बहुत मेहनत की, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, उसने बहुत मेहनत की ताकि वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो एक प्रकार से कहें तो जो कंजंक्शन होती है उससे पूरी बात भी समझ में आ जाती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, आई शैल गो बाय कार सो डैट आई कैन टेक मोर लगेज। जो था, मैं कहाँ से जा रहा था, मैं कार से जाऊंगा, क्या है, आई शैल गो बाय अ कार, तो ताकि आई कैन टेक मोर लगेज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कह रहे हैं कि मतलब उसने कहा है कि मैं किससे जा रहा था, मैं लगेज, मतलब मैं बहुत सारे कपड़े, वो कार से जा रहा था, किससे जा रहा था, वो कार से जा रहा था। कार में तो बहुत सारे सामान हम रख सकते हैं, तो इसलिए इसने क्या रख लिया कि बहुत सारा लगेज, मतलब कि सामान, ताकि वह बहुत सारा सामान रख ले। आई शैल गो बाय अ कार, मैं कार से जाऊंगा या जाऊंगी, मैं कार से जाऊंगा या जाऊंगी ताकि मैं उसके अंदर बहुत सारे सामान रख सकूं, ठीक है। ताकि का सेंस आया तो इंग्लिश में क्या लगा देंगे, सो डैट लगा देंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, शी वर्क हार्ड, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, बस उसमें ही था, इसमें शी था, और यहाँ थोड़ा सा चेंज है, सो डैट शी वुड पास द टेस्ट, उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह टेस्ट में पास हो सके। तो ताकि का सेंस हमने इंग्लिश में क्या लगा दिया, सो डैट लगा दिया। हमने 4 कंजंक्शन पढ़ ली हैं, और अब हम पढ़ेंगे आगे की कंजंक्शन। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी 5th और लास्ट संयोजक, मतलब लास्ट कंजंक्शन। क्या है वो, एज लॉन्ग एज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जब तक। अगर हिंदी में जब तक हो तो हम इंग्लिश में क्या लगा देंगे, एज लॉन्ग एज लगा देंगे। इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, कंडीशन, शर्त के उसमें करते हैं, ठीक है, कंडीशन में करते हैं, शर्त में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल गेट द सक्सेस, तुम सफलता पाओगे जब तक तुम मेहनत करोगे। तो एक शर्त रखिए कि जब तक तुम मेहनत करोगे तुम सफलता पाओगे, जब तक तुम मेहनत करोगे। तो यहाँ कंडीशन रखी गई है, शर्त रखी गई है, तो उसके साथ हमने किसका यूज कर दिया, एज लॉन्ग एज का यूज कर दिया, ठीक है। और क्या आया था, जब तक तुम मेहनत करोगे, तो क्या आया, जब तक आ गया, तो हम क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे, एज लॉन्ग एज लगा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, दे कैन बी गुड वैल्यू एज लॉन्ग एज यू स्टे इन कंट्रोल, मतलब वे अच्छे मूल्य में है, वे अब अच्छे हैं, मतलब कंट्रोल में है, वे अब अच्छे हैं जब तक, मतलब वे अच्छे मूल्य में हैं, जो कोई भी अच्छे होंगे वो अब अच्छे हैं जब तक तुम कंट्रोल में हो, ठीक है। वे अच्छे मूल्य में है, मतलब वे अच्छे हैं जब तक तुम कंट्रोल में हो, ठीक है। तो क्या आया, जब तक आया, तो इंग्लिश में हमने क्या लगा दिया, एज लॉन्ग एज लगा दिया। बस इसमें यही होता है, कुछ नहीं है। हिंदी में अगर जो आएगा तो इंग्लिश में जो बनेगा उसको लगा देंगे। जैसे हिंदी में क्या था, जब तक, और इंग्लिश में हमने क्या लगा दिया, एज लॉन्ग एज का यूज कर लिया। देखो एक एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है कि एक शब्द है गिमिक, GIMMIC, आपने सुना होगा, क्या शब्द है, एक गिमिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नौटंकीवाद, जो होता है ना, जो भी नौटंकीवाद होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिमिक कहते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो इतनी थी, हमने आज इस वीडियो के अंदर 5 कंजंक्शन पढ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी हमेशा के लिए खुश रहो।